हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लासेस में। यदि आप यूपीएससी प्री 2025 देने जा रहे हैं और आपको सीसेट में डर लग रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्रहेंशन को कैसे डील करना है, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा है। कॉम्प्रहेंशन से प्रतिवर्ष 27 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से आप 20 से 22 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते हो, ठीक है, और 20 से 22 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में कर लेते हो तो सीसेट को आप आराम से पास हो जाओगे। क्योंकि सीसेट में आपको पास होने के लिए 27 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें आपको 66 साढ़े 66 अंक यहाँ पर लाना होता है। तो 27 क्वेश्चन सही करने की सही रणनीति क्या होगी? तो देखो क्या है, सबसे पहले आप कॉम्प्रहेंशन को, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो कॉम्प्रहेंशन को ज़्यादा करते हैं, ठीक है, मैथ रीजनिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको कॉम्प्रहेंशन तो ठीक ठीक करना ही करना है। जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर आप देख के जाइएगा, ठीक है। मैं अपने अनुभव से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा, एक ही क्लास में आपको सारी चीज़ें बता दूँगा, ठीक है। आपको मुझे सिर्फ 30 मिनट देना है, ठीक है। इसमें हम कॉम्प्रहेंशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए जो है हम डिस्कस करते हैं। देखो, उसमें कॉम्प्रहेंशन डिस्कस करने पहले कुछ बातें मैं बता देता हूँ। देखो, कॉम्प्रहेंशन में क्या होता है ना कि अगर कॉम्प्रहेंशन में बात की कही गई है कि यह जो प्रश्न पूछा गया है यह कॉम्प्रहेंशन के आधार पर ही पूछा गया है, ठीक, तो आपको इसके बियॉन्ड नहीं सोचना है, ठीक है। यदि यहाँ पे कहा गया है कि भारत में गरीबी को ख़त्म कर दिया गया है, कॉम्प्रहेंशन में ऐसी बात कही गई है, तो आपको मान लेना है कि जी हाँ, भारत में गरीबी को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। ऐसा नहीं मानना है आपको कि अरे भारत में तो गरीबी कहाँ ख़त्म हुई है, क्योंकि कुछ कॉम्प्रहेंशन ऐसे होते हैं जो कि उसी इस क्या होता है, कॉम्प्रहेंशन जो होते हैं, प्रश्न होते हैं इसी कॉम्प्रहेंशन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। और जो असम्पशंस होते हैं, असम्पशंस वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे धारणा वाले हैं, पूर्व धारणा, क्योंकि पूर्व धारणा की महिलाएं जो होती हैं वह सिर्फ घर का काम करती हैं, ठीक है। ये कैसे, ये एक पूर्व धारणा वाला काम हो गया कि महिलाएं जो होती हैं वह कमज़ोर होती हैं। तो क्या एक पूर्व धारणा वाले ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आपको ये की टर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे पैसेज, यहाँ पे जो आपका पैसेज है, परिच्छेद है, यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो, परिच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम एक एक जो है यहाँ पर पहले पढ़ेंगे परिच्छेद को, कैसे आपको पढ़ना है इसके बारे में हम बताते हैं। देखो, सबसे जिससे छोटा पैसेज है, तो सबसे छोटा पैसेज है तो जल्दी से उसको यहाँ पर जो है पहले आपको यहाँ क्या कर लेना है, ऑप्शंस को पढ़ लेना है, ठीक है। जो अगर छोटा पैसेज है, बड़ा पैसेज है तो आपको पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। अब इसे मैं आपको पहले पैसेज पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को टैकल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पैसेज में क्या कहा गया, यहाँ पे पैसेज में कहा गया है कि सुचारू निगम शासन, यानी कि कारपोरेट गवर्नेंस, ठीक है, संरचनाएं, ठीक है, कंपनियों को उत्तरदायित्व और नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक आधारभूत कारण है कि निगम जो है, निगम शासन क्यों पूरे विश्व में आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे की ओर उन्मुख हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में त्वरित समृद्धि है, ठीक है। प्रभावी निगम शासन प्रतिष्ठानों के बाह्य वित्त पोषण की ओर पहुंच को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक निवेश, उच्चतर समृद्धि और रोजगार होते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि निवेशक ऐसी जगह के निधियन का प्रयत्न करते हैं जहां प्रकटन के मानक समय से और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग और सभी हितधारियों के प्रति समान व्यवहार किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे निगम शासन के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो हमें अभी नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन अब पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन के बारे में क्या कहा गया है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपर्युक्त परिच्छेद द्वारा उपयुक्त अनुमान को सर्वोत्तम रूप से यहाँ पे प्रतिबिंबित करता है। तो आपने जो परिच्छेद पढ़ा है उसमें देखना है आपको कि यहाँ पे सर्वोत्तम रूप से क्या कर रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है, ठीक है। कि ऐसी कौन सी बात है जो परिच्छेद में कही गई है और यहाँ पर वो बात आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। देखो, आप यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा है। क्या ऐसी कोई बात कही गई है आपके पैसेज में? बिल्कुल नहीं कही गई ऐसी बातें, बिल्कुल। वहाँ पे निगम के शासन से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर की गई हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे आपको बताया था। अब यहाँ पे कहा गया है कि सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। ये बात मुझे कुछ लग रहा है, अभी डाउटफुल है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिष्ठान अच्छा निगम शासन बनाए रखें, ठीक है। देखते हैं ये भी क्या होता है, इसको भी अभी साइड रखते हैं। अब अंतिम यहाँ पर
पढ़ते हैं ऑप्शन। यहाँ पे कह रहा है कि सुचारू निगम शासन मजबूत पूर्ति श्रृंखला को क्या है सुकर बनाता है। तो यहाँ पर ऐसी यहाँ पर कोई बात यहाँ पर देखेंगे आप परिच्छेद में ऐसी यहाँ पर कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ पे बात जरूर की गई है, आप यहाँ पर नोट करिएगा कि यहाँ पे कहा गया है कि निगम शासन क्यों पूरे विश्व में आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे की ओर उन्मुख हुआ है। तो क्या हुआ है, राजनीतिक और यहाँ पर आर्थिक रूप से क्या हुआ है, उन्मुख हुआ है निगम शासन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इसमें देखो आप यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑप्शन बी पे यहाँ क्या कह रहा है कि सुचारू निगम प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को यहाँ पर क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है कि सुचारू निगम शासन क्या करता है, प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह परिच्छेद में ऐसी बातें यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अब देखो यहाँ पे एक देखा जाए, देखो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में तब मज़ा आता है जब आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें जैसे कि जीएस का कुछ नॉलेज हो। अब यहाँ पे देखो हम जीएस का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जीएस में इकोलॉजी का, इन्वायरमेंट का, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का एक टॉपिक यहाँ पर हम जो है ऐड करने वाले। अब यहाँ पे पहले कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में कहा गया है कि हाथी जो है दृश्य भूमि के वास्तुकार हैं, ये वन में वृक्ष विहीन स्थल निर्मित करते हैं, ठीक है। कतिपय पादप प्रजातियों के अतिवर्धन की रोकथाम करते हैं और अन्य पादपों के फिर पुनर्जनन के लिए स्थान प्रदान करते हैं, जिससे कि आगे अन्य शाकाहारी पशुओं को निर्वाह उपलब्ध होता है। हाथी पादप फल और बीज खाते हैं और अपने आने जाने के दौरान चलते हुए मलत्याग के साथ इन बीजों का क्या है प्रसार करते जाते हैं। हाथी का गोबर, ठीक है, पादपों और पशुओं के लिए पोषक प्रदान करता है और कीटों के लिए क्या है प्रजनन स्थल जो है की तरह काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि सूखा जो है पड़ने के समय ये धरती में गड्ढे खोदकर जल तक पहुँच बनाते हैं, जो दूसरे वन्य जीवों को क्या करते हैं, वन्य जीवों को लाभ पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाथियों के बारे में बात किया गया है कि हाथी जो है किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक। इसके बारे में यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं, ठीक है। अब इसके कुछ ऑप्शंस पढ़ते हैं। अब देखो ऑप्शन में क्या कहा गया है, ऑप्शन में यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद द्वारा निगमित हो सकने वाले सर्वाधिक जो है युक्ति और तर्कसंगत जो है अनुमान को सर्वोत्तम रूप से क्या है प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। अब इसके हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। अब पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ पे ये बात कही गई है कि यह आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाला जो है सुशोभित क्षेत्र हो। ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है वहीं पे हाथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कही गई है, ऑप्शन बी में एक बात कही है कि हाथी कुंजीशील जो है कीस्टोन प्रजाति है और वे जैव विविधता को लाभ पहुँचाती हैं। बिल्कुल ये बात यहाँ पर कही गई है। आगे पढ़ते हैं, आगे बात यहाँ पर कही है कि वनों में समृद्ध जैव विविधता हाथियों की मौजूदगी के बिना नहीं बनाई रखी जा सकती। ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ पे हाथी है, ठीक है, टाइगर वगैरह है, लायन वगैरह है, अगर फॉरेस्ट में है तो वहाँ पे डाइवर्सिटी को क्या होता है मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है कि यहाँ पे कि हाथियों में क्षमता होती है कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रजातियों वाले वनों को फिर से बना सकें। तो ऐसी बात यहाँ पर नहीं की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर बात करें इस परिच्छेद का मर्म क्या है, तो इस परिच्छेद का मर्म ये कहता है कि अगर आपको फॉरेस्ट को, जंगल को, अगर बायोडाइवर्सिटी को उसकी जैव विविधता बनाए रखना है तो हाथी उसमें किस तरह से रोल अदा कर रहा है। तो हाथी एक तरह से की प्रजाति है, क्या की स्टोन प्रजाति, की स्पीसीज़ है। इसका मतलब ये है कि हाथी उस जो है फॉरेस्ट को क्या कर रही है मेंटेन कर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर जंगल वीरान पड़ा हुआ है तो जो बहुत सारे क्या करती है वो जो है सीड्स खाती है, ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स खाती है, ठीक है। तो जिससे वो क्या करती है उसके सीड को क्या करती है जंगल में, पूरे जंगल में गिराती रहती है, ठीक है, मल के माध्यम से। तो बाद में जब वो उनको पानी मिलता है तो बाद में उग जाते हैं, ठीक है, और वह जो है उग जाते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट का यहाँ पर निर्माण होता है। तो हाथी क्या है, हाथी एक क्या यहाँ पर कुंजी प्रजाति है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इस परिच्छेद में अगर आप देखेंगे
कि सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है कि हाथी जो है ये आपकी की प्रजाति है। ठीक है, हाथी क्या है, एक की प्रजाति। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर परिच्छेद में इन बातों को देखेंगे कि परिच्छेद में ये बात कही गई है। आपको कुछ माइंड भी यहाँ पर लगाना है कि देखो की स्टोन प्रजाति इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी में कि जो की स्टोन प्रजातियाँ होती हैं, जैसे लायन हो गया, अगर फॉरेस्ट में अगर बहुत सारे यहाँ पर जो है रैबिट खरगोश बढ़ गए हैं, ठीक है, तो पूरा जो पेड़ होते हैं पूरे पेड़ को खा जाएंगे, पूरा जंगल ही जो है वीरान हो जाएगा। तो जो टाइगर्स वगैरह होते हैं, लायन वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको बैलेंस करते रहते हैं। जितने भी अगर वहाँ पर बढ़ गए हैं वहाँ पर रैबिट्स खरगोश, तो उनको क्या करते हैं, खा खा के उनको जो है उनकी जनसंख्या को क्या करते हैं, सीमित करते हैं, ताकि वो जंगल को नष्ट ना कर दें। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, इसीलिए उनको कहा जाता है की स्टोन प्रजाति, यानी कि अगर वो प्रजातियाँ नहीं रहेंगी तो जंगल वीरान हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला परिच्छेद देखते हैं। अगला परिच्छेद क्या है, अगला परिच्छेद यहाँ पे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे ये बात की गई है कि भारत में नगरीय अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण दुर्लभ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है कि पुनर्चक्रण अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्र के पास है, यानी कि अनौपचारिक यानी कि संगठित नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बात करें आगे इसमें कहा गया है, आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे इसमें कहा गया है कि नगर पालिका बजट का 3/4 से अधिक अंश संग्रहण, उसका संग्रहण करने में जो आपका अपशिष्ट होता है, ठीक है, संग्रहण करने में और परिवहन में चला जाता है, जिससे प्रसंस्करण संसाधन, ठीक है, पुनर्प्राप्ति और निपटान के लिए अत्यंत कम अंश बचता है। इन सब में अपशिष्ट से ऊर्जा कहाँ उपयुक्त जगह पाती है। ठीक है, यहाँ पे आगे कह रहा है कि आदर्श रूप से यह श्रृंखला में जो है पृथक्करण यानी कि गीले अपशिष्ट और अन्य के बीच संग्रहण पुनर्चक्रण के पश्चात और भराव क्षेत्र में जाने से पहले उपयुक्त जगह पाती है। अपशिष्ट की ऊर्जा में बदलने की कौन सी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयुक्त है, यह इस पर निर्भर है कि अपशिष्ट में क्या है, ठीक, अर्थात घटक जैव निम्नीकरणीय है या नहीं है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं है, और उसका कैलोरी मान क्या है। भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नी घटक, यहाँ पे जैव निम्नी घटक 50% से क्या है, यहाँ पर किंचित मात्र ज़्यादा है, और जैव मेथेनन जो है बायो मेथेनेंसल से इसके प्रसंस्करण, ठीक है, प्रसंस्करण के लिए एक बड़ा हल मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जैव अवशिष्ट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, मोटा मोटा अगर बात करें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे अपशिष्ट के यहाँ पर पृथक्करण की यहाँ पर बात की गई है, उसको अलग करने की यहाँ पर बात की गई है। किस तरह से यहाँ पर जो है आपका जो कचरा होता है उसके यहाँ पर नगर निगम का, उसको यहाँ पर अलग करने की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, यहाँ पर क्या बात की गई है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है कि उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएँ बनाई गई हैं, पूर्व धारणा बनाई गई। ठीक है, तो पूर्व धारणा है तो ये आपको याद रखना, पूर्व धारणा इसमें पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है, आपसे बताया गया है कि नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सरकार ही करे? ठीक है, क्या कोई एनजीओ नहीं कर सकता? आपको नहीं लगता क्या कोई एनजीओ ये सारा काम नहीं कर सकता? क्या सरकार के पास ही होना चाहिए? तो ये बात बिल्कुल हमें क्या है, सही नहीं लग रही है। ठीक है, सही नहीं लग रही है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है, जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित कर सकते हैं। तो क्या आपको ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो है यहाँ पर निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित कर सकते हैं? क्या यहाँ पर गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है? ऐसी बात यहाँ पर क्यों नहीं की गई है? ठीक है, तो निजी क्षेत्र के यहाँ पर सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। क्या निजी क्षेत्र ही या अच्छा काम कर सकता है, प्राइवेट गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर सकता? तो यह भी तर्क संगत नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई ना कि संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है, जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित कर सकते हैं। अरे भाई ये बताइए, अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए कि जो देश से लानी है, तो गवर्नमेंट उसको ला सकती है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी ला सकती है? बताइए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को यहाँ पर दरकिनार किया गया, तो ऐसी बातें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी ना। भाई गवर्नमेंट को साथ में लेकर चलना तो चीज़ यहाँ पर बेहतर हो जाती। तो इसलिए ये क्या होता है, ये एक तरह से पूर्व धारणाएँ बनाई गई हैं, ये क्या है,
बिल्कुल गलत है कि प्राइवेट चीज़ें यहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ अच्छा काम करती हैं और प्राइवेट जो है सेक्टर्स अच्छा वर्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा नहीं करते हैं। तो ये बात यहाँ पर क्या है, ये आपकी पूर्व धारणा वाली बात है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला परिच्छेद क्या है। अगला यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पे पैसेज की बात करें, अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं पहले। इसमें क्या कहा गया, इसमें ये बात कही गई है, इसमें बात कहा गया है कि ऐसा दावा किया जाता है कि जैविक खेती ठीक अंतर्निहित रूप से अपेक्षाकृत क्या है, सुरक्षित है और जो है स्वास्थ्यकर है। ठीक है, वास्तविकता यह है कि चूंकि जैविक खेती उद्योग भारत में अभी भी काफ़ी नया है और कठिन से विनियमित नहीं है, ठीक से क्या है, ठीक से यहाँ पर विनियमित भी नहीं है। ठीक है, किसान और उपभोक्ता समान रूप से न केवल भ्रमित हैं कि कौन से उत्पाद उनके लिए सबसे अच्छे हैं, बल्कि कभी कभी उत्पादों का ऐसे तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्हीं की फसलों को हानि पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है उदाहरण के लिए चूँकि भारत में जैविक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर क्या है, प्राप्त होना क्या है, कठिन है, अतः किसान प्रायः खेतों की खाद का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अभिषाणु ठीक है, टॉक्सिक रसायन और भारी धातु हो सकते हैं। कतिपय यहाँ पर पादप फुहारों, उदाहरण के लिए अधूरा फूल और पत्तियों के फुहारों में जो है एट्रोपिन नाम का तत्व होता है। यदि इसका इस्तेमाल ठीक ठाक मात्रा में ना हो तो यह उपभोक्ता के स्नायु तंत्र पर प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, स्नायु तंत्र पर क्या है, प्रभाव डाल सकता है। दुर्भाग्य से इसे कितना और कब इस्तेमाल करना है, इस मुद्दे पर पर्याप्त क्या है, रिसर्च यानी अनुसंधान या विनियमन नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई है, जैविक खेती की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसका परिच्छेद क्या है, जो इसके ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे पूर्व धारणाएँ पूछी गई, ध्यान रखना, यहाँ पे देख लिया करो क्या पूछा गया, पूर्व धारणाएँ क्या हैं। अब यहाँ पे हम बात करें पूर्व धारणाएँ क्या पूछी गई। यहाँ पे कह रहा है कि जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए क्या है, असुरक्षित है। क्या ऐसी बात है, तो ऐसी बात नहीं भैया। क्यों असुरक्षित है, असुरक्षित तो नहीं है, ऐसी बात नहीं। तो ये पहले एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है किसानों और उपभोक्ताओं को पर्यावरण हितैषी ठीक है खाद्य पदार्थ के बारे में शिक्षित होने की क्या है, ज़रूरत है। तो क्या आपको यहाँ पे खाद जो है, जो आपके पदार्थ हैं उनके बारे में क्या आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, आपको जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे बताना है आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, अभी बताइए कि आप जो भी चीज़ें खा रहे हो, ठीक है, पर्यावरण हितैषी खाद्य पदार्थ के बारे में यहाँ शिक्षित होने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए कि भैया हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑप्शन ए कह रहा है इसका कि जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए क्या है, सुरक्षित नहीं है। आप जाते हो मार्केट में तो कहते हो भैया हमें देसी चाहिए, है ना, देसी हमें कुकुम्बर चाहिए, है ना, देसी हमें जो है फल चाहिए, देसी में सब्जियां चाहिए। तो जो देसी इसका मतलब क्या है, वो ऑर्गेनिक से उगाया गया है। ठीक है, उसमें कंपोस्ट जो है, जैसे क्या होता है कि जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके जो मल से बनता है, कंपोस्ट बनती है, कंपोस्ट से जो है उस खेती को किया जाता है, तो उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो भैया यहाँ पे कह रहा है कि जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए असुरक्षित है। भैया क्यों असुरक्षित है, ऐसी बातें यहाँ पर नहीं की गई हैं। यह क्या है, धारणा बन गई आदमियों की। ठीक है, पूर्व धारणा बन गई। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये ऑप्शन जो बी है ये आपका क्या है, सही है। ठीक है, कि यहाँ पर पर्यावरण हितैषी खाद्य पदार्थ के बारे में शिक्षित होने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी फॉर बॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला परिच्छेद देखते हैं। अगला परिच्छेद क्या पूछा गया, अगला परिच्छेद यहाँ पे देखते हैं। इसमें पूछा गया है, अच्छा उसी का है, यहाँ से इसमें कुछ चीज़ों ऐड कर दी गई हैं। परिच्छेद वही है। अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक उपयुक्त, तर्क संगत और व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो ये उसी जो है आपका पैसेज का यहाँ पर प्रश्न है। अब इसमें क्या बात की गई है, अब इसमें बात की गई है, देखो अब यहाँ पे इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। इसके ऑप्शन में बात की गई है कि भारत में जैविक खेती को पारंपरिक खेती के
के स्थानापन्न के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। भाई क्यों नहीं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और ये क्यों नहीं, अगर आप बात करें तो जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको क्यों नहीं बढ़ावा देना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्यों नहीं बढ़ावा देना चाहिए भाई। अब यहाँ पे आगे बात कर रहा है कि रासायनिक उर्वरकों के लिए कोई सुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं है, क्यों नहीं विकल्प नहीं है, क्या पहले जो है जब रसायन नहीं था क्या खेती नहीं होती थी, ये होती थी ना, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, काट दो इसको। आगे बात करते हैं, आगे इसमें कह रहा है सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि भारत में किसानों को उनकी जैविक खेती को धारणी बनाने के लिए दिशा निर्देश और सहायता की ज़रूरत है। भाई बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, अगर उनको कंपोस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करती है, तो वो क्यों यहाँ पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, रसायन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट, यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे देखो, ये हमें लग रहा है कि सही ऑप्शन है, लेकिन हम चौथा ऑप्शन भी पढ़ेंगे। चौथा ऑप्शन में क्या कहा गया है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे कहा गया है कि जैविक खेती का लक्ष्य ढेर सारा लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसके उत्पादों के लिए कोई वैश्विक बाजार नहीं है। भैया आजकल सबको देसी चाहिए, सबको कहते हैं हमें यहाँ पे हाइब्रिड नहीं चाहिए, हमें देसी चाहिए, तो ये बात यहाँ पर वैश्विक बाजार नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना। क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे बात ही कही गई है कि भारत में किसानों को उनकी जैविक खेती को धारणी बनाने के लिए दिशा निर्देश और सहायता की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है तो वो और ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखो ऑर्गेनिक चीज़ें खाने से आपका शरीर जो है स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो लोग कहते नहीं कि आप देसी खाइए, देसी चीज़ें खाइए। जैसे आप गाँव में जाते हैं, कहते हैं आप मुझे देसी घी मिल जाता तो बहुत मज़ा आता था। अभी जो बाबा रामदेव 250 रुपये 300 रुपये में जो घी बेच रहे हैं, 250-300 रुपये में, ये कौन सा घी बेच रहे हैं भैया। अभी आप गांव में जाएंगे, पूछेंगे भैया घी कितने में, तो बोलेंगे भैया 1000 रुपये 1200 रुपये लीटर बिक रहा है, और यहाँ पे जो है मार्केट में 300 रुपये लीटर बिक रहा है। आप सोचो क्या ही बिक रहा है। ठीक है, ये बातें हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे अगला परिच्छेद यहाँ पढ़ते हैं। अगला परिच्छेद यहाँ पे कहा गया है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में खाद्य उपभोग के स्वरूप पर्याप्त रूप से बदल गए हैं। ठीक है, पर्याप्त रूप से बदल गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि ज्वार बाजरा जैसे अनेक पोषक खाद्य पदार्थ लुप्त हो गए हैं। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से अब तक खाद्यान्न का उत्पादन 5 गुने से अधिक बढ़ गया है, फिर भी इससे जो है कुपोषण की समस्या का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं हुआ। यहाँ पे बात की कि कुपोषण के बारे में यहाँ पे कुछ बातें चल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि लंबे समय तक कृषि क्षेत्र का ध्यान खाद्यान्न विशेषकर प्रधान खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि पर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप देसी पारंपरिक यहाँ पे फसलों, अनाजों, फल व अन्य सब्जियों के उत्पादन व उपभोग में कमी आई, और इस प्रक्रिया में खाद्य और पोषक सुरक्षा प्रभावित हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त गहन, ठीक है, एक धान्य कृषि प्रथाओं से भूमि, जल और उनसे प्राप्त खाद्य की गुणवत्ता निम्नीकृत होती है, जिसके कारण खाद्य और पोषण सुरक्षा की समस्या जो है चिरस्थायी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पूर्व धारणाएँ यहाँ पर बनाई गई हैं कि पूर्व धारणाएँ क्या हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात की गई है कि उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएँ क्या बनाई गई हैं। यहाँ पे बनाई गई हैं पूर्व धारणाएँ क्या बनाई गई हैं कि सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए और भुखमरी को पूरी तरह मिटाने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक धन्य कृषि प्रथाएं अपरिहार्य हैं, भले ही इसमें कुपोषण का यहाँ पर समाधान ना हो। तो ऐसी बातें यहाँ पर क्या ऐसी बातें की गई हैं क्या, तो ऐसी बातें तो यहाँ पर नहीं की गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या कहा है कि कुछ ही फसलों पर निर्भरता से मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। ये बात सही है। अगर ये बताइए, अगर आप एक ही फसल पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, मान लो पोटैटो है, टोमेटो है, और आपका वीट है, राइस है, चावल है, धान है, चावल है, गेहूँ है, अगर इन्हीं फसलों पर क्या है आप डिपेंडेंट हैं, मान लो सूखा पड़ गया, आलू अगर नहीं हुआ, आपके पास 10 बीघा खेत है, आपने 10 बीघा खेत पे मात्र आलू बो दिया, अगर बारिश नहीं हुई, ठीक है, अगर उसमें कुछ रोग लग गया, अगर आपकी फसल बर्बाद हो गई, तो आप तो यहाँ पर भूखे मरने वाले हो। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि कुछ ही फसलों पर निर्भरता से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। क्या है, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम कुछ जो इसके और ऑप्शन हैं उसको भी पढ़ लेते हैं।
अब आगे कहा गया, क्या कहा गया है आगे, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि खाद्य जो है आयोजना विषयक सरकारी नीतियों में पोषक की सुरक्षा का समावेशन आवश्यक है। अगर भैया पोषण पे सरकार नहीं ध्यान देगी तो हम ध्यान देंगे, बताइए। तो सरकार ही तो आपको जो है बहुत सारे जो पुअर लोग हैं उनकी व्यवस्था करती है कि इनको जो है इनके थाली में प्रोटीन के लिए दाल होनी चाहिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए इनके राइस होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे व्हीट होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, चना होना चाहिए, चना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है बहुत ही सस्ते दामों में, ठीक है, जिसे आप पीडीएस बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि खाद्यान्न योजना विषयक सरकारी नीतियों में पोषक की सुरक्षा का समावेशन आवश्यक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे जो है डी 4 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान एक धान्य कृषि प्रथाओं के लिए किसान अनेक तरीके से उपदान यानी कि सब्सिडी और सरकार द्वारा अनाजों के लिए दी जाने वाली लाभप्रद कीमतें यह प्राप्त करते हैं और इसीलिए वे फसल विविधता पर विचार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते। इनका कहना है कि इसलिए लोग वही फसल बार बार उगाते हैं क्योंकि सरकार उन्हें क्या करती है, सब्सिडी देती है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं, ये बात, ऐसी बातें यहाँ पर कोई नहीं की गई, कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे पूर्वाधार आपको यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कूट दिया गया, आपको कौन कुछ बताना है यहाँ पर सही है। तो मैं यहाँ पे 2 तो पक्का सही है, 2 यहाँ पर सही है, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसको पहले 3 काट दो, ठीक है, 2 सही है। लेकिन यहाँ पे जो बात ये कही गई है कि यहाँ पे कि फसल विविधता पर विचार करने के लिए प्रवृत्त नहीं है क्योंकि सब्सिडी के लिए लोग यहाँ पर जो है फसल नहीं उगाते हैं। तो अगर इसको हम 4 काट देते हैं, 4 काट देते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि जो खेती किसानी करते हैं ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सब्सिडी के लिए फसल, अगर आप गेहूँ उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, राइस उगा रहे हैं या फिर आलू उगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सब्सिडी के लिए ही उगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बात गलत हो जाती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, 2 और 3 इसका सही हो जाता है, ठीक है। अगला परिच्छेद देखते हैं। आज का अंतिम परिच्छेद ये है, ठीक है। अंतिम परिच्छेद की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे कहा गया है, देखो, कि वैज्ञानिकों ने यहाँ पे वसंत, गवाक्ष शीत ऋतु से लेकर फसल आने के मौसम तक की अंतरण अवधि का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कम बर्फ वाली अपेक्षाकृत गर्म शीत ऋतु के परिणामस्वरूप वसंत घटनाओं के बीच अपेक्षाकृत दीर्घ पश्चात अवधि और दीर्घकालिक वसंत गवाह घटित हुए। वसंत की समय सारणी के इस परिवर्तन से कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं। चूँकि बर्फ कुछ पहले ही पिघल जाती है इसलिए पक्षी वापस नहीं लौटते, जिससे वसंत काल की जो है पारिस्थितिकी घटनाएं देर से होती हैं या उनकी अवधि में बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ यहाँ पर बातें की गई हैं मौसम से, ठीक है। अब यहाँ पे इसके हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, क्या है इसके ऑप्शन। यहाँ पे बात कही गई है कि उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। कुछ पूर्व धारणाएं यहाँ पर बनाई गई हैं, ठीक है। पूर्व धारणाएं क्या बनाई गई, इसमें बात ये कही गई है कि भूमंडलीय तापमान के कारण बसंत पहले आने लगा है और अधिक लंबे समय तक रहता है। ये बात सही है, कब मौसम आ जाए, कब बारिश हो जाए, कोई पता ही नहीं चलता, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से जो है पूरी तरह से जो है मानसून का पैटर्न नहीं बदल गया है। कभी कभी आप देखते होंगे कि फरवरी जो है मई में धुआंधार बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, फरवरी में हो गई। तो ये सब क्या है, ये एक तरह से अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न है, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करते हैं, आगे क्या बात की गई, आगे यहाँ पे बात किया गया है कि वसंत का पहले आना और लंबे समय तक रहना पक्षी समष्टि के लिए अच्छा नहीं है। तो भैया जो बसंत है, यहाँ पे बसंत की बात की गई, तो बसंत में यहाँ कहा गया ये बसंत का मौसम तो बहुत सुहाना होता है, अच्छा होता है, मतलब ना गर्मी होती है न ज़्यादा ठंडी होती है, बसंत का महीना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे बात कहा गया है कि बसंत का पहले आना और लंबे समय तक रहना पक्षी समष्टि के लिए अच्छा नहीं है। भाई क्यों अच्छा नहीं है, बताइए क्यों अच्छा नहीं है। तो क्या ये बात सही है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। अगर आप 2 को काट देते हैं, ठीक है, 2 कट गया, अब बचा ऑप्शन डी और ऑप्शन ए बचता है। अब यहाँ पे आप एक बात सोचिए कि कह रहा है कि भूमंडलीय तापमान के कारण बसंत पहले आने लगा है और अधिक लंबे समय तक रहने लगा है। तो यह बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही लग रही है, ठीक है। जो धारणाएं हैं बिल्कुल सही धारणाएं हैं कि अब यहाँ पर लंबे समय तक जो है आपका बसंत यहाँ पर रहने लगा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये कुछ जो है
पैसेज आज डिस्कस किए हैं। कल 2024 के जो भी पैसेज आए हैं उनको हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखो, अगर आपको पैसेज अगर सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आपको क्या है, कीवर्ड यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे पूर्व धारणाएँ पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे पैसेज में दी गई बातें को पूछा गया है, ठीक है, या फिर सार पूछा गया है, या फिर निष्कर्ष पूछा गया है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। कल हम जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसमें पूरा लगभग 27 प्रश्न 2024 में आए थे, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप स्टेट पीसीएस टेलीग्राम चैनल से वहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।